नमस्कार। आज हम जून 2025 के खेल की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सवाल जवाब है, लेकिन ये कोई क्विज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है हर स्कोर, हर जीत के पीछे की कहानी को समझना। हाँ, मतलब आंकड़ों के पार देखना। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो शायद बहुत से क्रिकेट फैंस के दिल के करीब होगा, आईपीएल से जुड़ा है। सवाल है, किस टीम ने 18 साल के एक बहुत लंबे इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता? विकल्प है पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। और वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आखिरकार। हाँ, आखिरकार। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये मतलब 18 साल की उम्मीदों, मीम्स और ईसाला कप नाम दे के नारे का सच होना था। सही कहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो फाइनल हुआ वो तो यादगार था ही। बिल्कुल। और देखिए, सवाल ये उठता है कि इस बार अलग क्या था। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। सालों से इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे टीम में, पर वो हमेशा आखिरी मौके पर चूक जाते थे। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था टीम का संतुलन। पहले क्या होता था, आरसीबी कुछ बड़े नामों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी, विराट कोहली पर खासकर। हाँ, लेकिन 2025 में रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ियों ने मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में भी यही देखा। पंजाब किंग्स के खिलाफ। हाँ, उन्होंने पंजाब किंग्स को सिर्फ 6 रनों के मामूली अंतर से हराया। सिर्फ 6 रन से? ये तो कांटे की टक्कर हुई। बहुत ज्यादा। 191 का पीछा करते हुए पंजाब लगभग जीत ही गई थी, लेकिन वो जो आखिरी ओवर्स थे उनमें कृणाल पांड्या और जोश हैजलवुड की गेंदबाजी ने मतलब पूरी कहानी ही पलट दी। तो ये दिखाता है कि आरसीबी अब सिर्फ बल्लेबाजी पर नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी मैच जीत सकती है। बड़े व्यक्तिगत पुरस्कार भी उसी टीम को मिले। अच्छा, और हमारा अगला सवाल शायद इसी से जुड़ा है। आईपीएल 2025 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीती? विकल्प हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। बिल्कुल सही। खिताब आरसीबी ने जीता, लेकिन रनों की दौड़ में बाजी मारी गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन? हाँ, उन्होंने 15 मैचों में 759 रन बनाए, और सिर्फ रन ही नहीं बल्कि जिस अंदाज में बनाए वो कमाल था। क्या आंकड़े थे उनके? देखिए, 54 से ज्यादा की औसत और 156 का स्ट्राइक रेट। वाह! इससे पता चलता है कि वो न सिर्फ लंबी पारी खेल रहे थे बल्कि तेजी से रन भी बना रहे थे। 1 शतक और 6 अर्धशतक। मतलब पूरे सीजन में छाए रहे, ऐसा नहीं कि बस 1-2 मैचों में चले। सही कहा। और इसी वजह से उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इतना ही नहीं, वो 1495 अंकों के साथ फैंटेसी किंग भी बने। अच्छा। एक और मजेदार आंकड़ा है, उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 88 चौके लगाए। तो मतलब उनका खेल सिर्फ बड़े छक्कों पर नहीं बल्कि क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट्स पर आधारित है। बिल्कुल। वो ऑरेंज कैप की रेस में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से आगे रहे। क्या बात है। चलिए अब टीम गेम से हटकर एक ऐसी खिलाड़ी की बात करते हैं जो अकेले ही पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं। समझ गया मैं। हमारा तीसरा सवाल नीरज चोपड़ा से जुड़ा है। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था? आपके विकल्प हैं 91.06 मीटर, 90.23 मीटर, 88.16 मीटर या 86.62 मीटर। और सही जवाब है 88.16 मीटर। लेकिन यहां दिलचस्प बात दूरी नहीं है बल्कि तरीका है। तरीका? मतलब ये कि नीरज ने ये थ्रो अपने पहले ही प्रयास में फेंक दिया था। पहले ही थ्रो में? हाँ, पहले ही थ्रो में इतना बड़ा स्कोर सेट कर देना वो सामने वाले एथलीट्स पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है। सही बात है, ये उनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। बिल्कुल। और ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इससे ठीक पहले दोहा में जर्मनी के जूलियन वेबर ने उन्हें हराया था। हाँ, मुझे याद है, वहां एक छोटी सी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी। हाँ, दोहा में वेबर ने 91.06 मीटर का जबरदस्त थ्रो किया था। नीरज ने भी 90.23 मीटर के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी वो दूसरे स्थान पर रहे। तो पेरिस की ये जीत एक तरह से उस हार का जवाब थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक और गोल्ड मेडल नहीं था, ये साबित करता है कि नीरज सिर्फ एक बेहतरीन थ्रोअर नहीं बल्कि एक स्मार्ट कंपेटिटर भी हैं। एक व्यक्तिगत राइवलरी हमेशा खेल को और रोमांचक बना देती है। अब भारत में होने वाले एक बड़े आयोजन की बात करते हैं। सवाल नंबर 4। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुभंकर का अनावरण किया गया है। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? गजराज, विराज, बजरंगी या लियो?
ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हम पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं। और शुभंकर है विराज। विराज एक युवा हाथी है जिसके एक पैर में ब्लेड प्रोस्थेसिस लगा है। ये तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, बहुत। ये पैरा एथलीटों की शक्ति, उनके दृढ़ संकल्प और वो जो कभी हार न मानने वाली भावना होती है, उसे दर्शाता है। ये सिर्फ एक शुभंकर नहीं है, ये एक संदेश है, और ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। जी, ये टूर्नामेंट भारत को पैरा स्पोर्ट्स के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगा। अब एक ऐसे खेल की ओर चलते हैं जहां शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की शायद सबसे कड़ी परीक्षा होती है। सवाल नंबर 5, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, ज़ैनिक सिनर या नोवाक जोकोविच? और ये खिताब जीता स्पेन के युवा सनसनी कार्लोस अल्कराज ने। उन्होंने फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के ज़ैनिक सिनर को हराया। वो मैच तो कमाल का था। असल में वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो फ्रेंच ओपन के इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल फाइनल बन गया। सबसे लंबा? इंजीज। कितना लंबा चला ये मैच? तो 5.5 घंटे और 29 मिनट। 5 घंटे 29 मिनट? हाँ, इसने 1982 के 4 घंटे 42 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्ले कोर्ट पर 5.5 घंटे तक खेलना, ये कल्पना से भी परे है। ये तो सहन शक्ति की हद है। मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह के लंबे मैच वाकई कौशल का शिखर दिखाते हैं या फिर ये बस एक शारीरिक लड़ाई बन जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जाहिर है ये फिटनेस की एक क्रूर परीक्षा है, लेकिन महानता इसी में है कि उस शारीरिक थकावट के चरम पर भी कौन खिलाड़ी अपनी तकनीक और मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। और अल्कराज ने वही कर दिखाया। बिल्कुल। इस जीत के साथ 22 साल के अल्कराज ग्रैंड स्लैम फाइनल में 5-0 के रिकॉर्ड के साथ अजेय हैं। उन्होंने सिनर के लगातार 20 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने के सिलसिले को भी रोक दिया। तो हाँ, ये एक शारीरिक लड़ाई थी, लेकिन इसे मानसिक दृढ़ता और कौशल से ही जीता गया। वाकई एक ऐतिहासिक मुकाबला। चलिए ग्रैंड स्लैम से हटकर अब हर महीने दिए जाने वाले सम्मान की बात करते हैं। सवाल नंबर 6, मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? ये पुरस्कार जीता है यूएई के मोहम्मद वसीम और दक्षिण अफ्रीका की क्लोड ट्रायन ने। मोहम्मद वसीम यूएई से? जी, पुरुष वर्ग में यूएई के कप्तान वसीम ने अपने दमदार ओडीआई और T20I प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार जीता। ये दूसरी बार है जब उन्हें ये सम्मान मिला है। यूएई के खिलाड़ी का ये पुरस्कार जीतना इस बात का संकेत है कि क्रिकेट अब कुछ बड़े देशों से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और महिला वर्ग में? महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लोड ट्रायन, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई त्रिकोणीय श्रृंखला में अपने हरफनमौला खेल के लिए पुरस्कार जीता। ये उनका पहला प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 1, 2, 3 या 4? भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। 2 स्वर्ण? हाँ, वैसे कुल मिलाकर भारत की झोली में 8 पदक आए, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। ये हमारे युवा मुक्केबाजों के लिए एक शानदार प्रदर्शन था। और वो 2 स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? 70 किलो वर्ग में दीपक ने उज्बेकिस्तान के जावोखिर को 5-0 से मतलब एक तरफा हराया, और 90 किलो वर्ग में नमन तनवर ने चीन के हान ज्यूजेन को 4-1 से शिकस्त दी। तो हमारी अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। बिल्कुल। और इसी अगली पीढ़ी को मंच देने के लिए भारत में जो आयोजन हो रहे हैं, हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। सवाल नंबर 8, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिहार, चंडीगढ़, जयपुर या गुवाहाटी? 5वां संस्करण जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। जयपुर में? जी। इसका आयोजन पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से भविष्य के ओलंपियन निकलते हैं। इन खेलों की अहमियत कितनी है? क्या ये सच में जमीनी स्तर पर फर्क ला रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। 25 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मंच है। सोचिए, 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के 4000 से ज्यादा एथलीट। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और सुविधाएं देता है जो शायद उन्हें अपने कॉलेज में ना मिल पाती। पिछली बार की चैंपियन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी दबाव होगा अपने खिताब को बचाने का। हाँ, ये खेल भारत में एक खेल संस्कृति बनाने की दिशा में बहुत जरूरी कदम है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत एक टीम के 18 साल के सूखे को खत्म करने की कहानी से की थी। अब हम एक और ऐसी ही कहानी पर आते हैं, लेकिन इस बार मंच और भी बड़ा है। सवाल नंबर 9,
2025 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या इंग्लैंड? दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका? हाँ, ये दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक, लगभग चमत्कारी जीत थी। क्यों? क्योंकि ये 27 सालों में उनका पहला ICC खिताब था। 27 साल? जी, 1998 की नॉकआउट ट्रॉफी के बाद। ये तो RCB के इंतजार से भी कहीं ज्यादा लंबा है। सही बात है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट ने पिछले कुछ सालों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इस जीत के मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का पुनर्जन्म है। कई लोग तो मान चुके थे कि उनका टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है। इस जीत ने उन सभी आलोचकों को चुप करा दिया है। और प्रदर्शन कैसा रहा? हीरो कौन थे इस जीत के? कप्तान टेम्बा बावूमा, उनका बतौर कप्तान अपराजित रहना, ये उनकी लीडरशिप को दिखाता है। क्या शानदार कहानी है। और अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी सवाल की ओर। ये शारीरिक ताकत से ज्यादा दिमागी जंग का खेल है। शतरंज? बिल्कुल। सवाल नंबर 10। 2025 का छठा स्टीफन अफगान मेमोरियल टूर्नामेंट किसने जीता? आराम हकोबियन, आर प्रज्ञानंदा, अरविंद चिदम्बरम या रॉबर्ट होवानिसियान? ये खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीता। एक और भारतीय जीत। हाँ, लेकिन ये जीत भी बहुत करीबी थी। अरविंद और भारत के ही एक और युवा सितारे आर प्रज्ञानंदा, दोनों के 9 राउंड के बाद 6.5 अंक थे। दोनों बराबर थे, तो फिर विजेता का फैसला कैसे हुआ? ये टाई ब्रेक सिस्टम अक्सर काफी उलझे हुए होते हैं। हाँ, यहाँ विजेता का फैसला सोनबोन बर्गर टाई ब्रेक प्रणाली से हुआ। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ शेड्यूल जैसा है। ये सिस्टम सिर्फ आपकी जीत को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि आपने जिन खिलाड़ियों को हराया, उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा। अच्छा, मतलब अगर मैंने उन खिलाड़ियों को हराया है जो टूर्नामेंट में टॉप पर रहे, तो मेरी जीत को ज्यादा वजन मिलेगा? बिल्कुल सही समझा। अरविंद को विजेता इसलिए घोषित किया गया क्योंकि उनके द्वारा हराए गए खिलाड़ियों का ओवरऑल प्रदर्शन प्रज्ञानंदा के हराए गए खिलाड़ियों से बेहतर था, और अरविंद पूरे टूर्नामेंट में अपराजित भी रहे। तो सबक ये है कि सिर्फ जीतना ही नहीं, आप किसे हरा रहे हैं ये भी मायने रखता है। बिल्कुल। और इस जीत के साथ अरविंद ने 2025 प्राग शतरंज महोत्सव मास्टर्स में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो ये थी जून 2025 की कुछ बड़ी खेल सुर्खियां। 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ को दिया गया। अब सारा जोसेफ एक बड़ा नाम है, लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की खास बात क्या है? इसमें कई परतें हैं। देखिए, सारा जोसेफ मलयालम साहित्य में एक बेहद मुखर और प्रभावशाली नारीवादी आवाज है। अच्छा। तो ये पुरस्कार सिर्फ उनकी शानदार लेखनी का सम्मान नहीं है, बल्कि समाज के जो स्थापित नियम हैं, उन पर सवाल उठाने वाले उनके साहस को भी सलाम करता है। मतलब उनके उपन्यास आला हयूडे पेन मक्कल की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। स्वर्ग के पिता की बेटियां, उस उपन्यास ने पितृसत्ता पर बहुत गहरी चोट की थी। तो ये पुरस्कार एक व्यक्ति से बढ़कर, मैं कहूंगी, एक विचारधारा का सम्मान है। और इस पुरस्कार को देने का जो तरीका था वो भी इसे और खास बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रतिभा राय ने प्रदान किया, जो खुद भारतीय साहित्य के एक दिग्गज हैं। तो ये एक तरह की विरासत। बिल्कुल। जब एक पीढ़ी की बड़ी लेखिका अगली पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण लेखिका को सम्मानित करती है, तो ये एक साहित्यिक विरासत के आगे बढ़ने जैसा है। और पुरस्कार में 3 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और प्रसिद्ध मूर्तिकार MV देवन की बनाई मूर्ति भी शामिल है। वाह, ये तो कला और साहित्य का एक बहुत खूबसूरत संगम है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक बयान है कि साहित्य में साहसी और मुखर आवाजों की कितनी जरूरत है। चलिए, साहित्य से अब पर्दे की दुनिया की ओर चलते हैं, सिनेमा की तरफ। हाँ, 2024 के गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। ये तो हेडलाइन थी, लेकिन असली कहानी तो बाकी विजेताओं की लिस्ट में छिपी है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब अल्लू अर्जुन की जीत तो अपेक्षित थी। हाँ। लेकिन जब हम पूरी लिस्ट देखते हैं, तो हमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सोच का पता चलता है। कैसे? देखिए, एक तरफ महान फिल्म निर्माता मणिरत्नम को पैडी जयराज अवार्ड दिया गया। ये उनके कलात्मक सिनेमा और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान का सम्मान है। और दूसरी तरफ नंदमुरी बालाकृष्ण को NTR फिल्म अवार्ड मिला, जो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक और मास सिनेमा के प्रतीक हैं।
बिल्कुल। और फिर विजय देवरकोंडा को कंठारा अवार्ड मिलता है, जो आज की पीढ़ी के स्टार हैं। अच्छा। तो ये पुरस्कार क्या कर रहे हैं? वे एक ही मंच पर कलात्मक सिनेमा, व्यावसायिक सिनेमा के दिग्गज और नई पीढ़ी का स्टारडम तीनों को सम्मानित कर रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अपने हर पहलू को महत्व देती है, एक संतुलित इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक स्टार का नहीं, बल्कि पूरे उद्योग का जश्न है। सिनेमा की तरह ही साहित्य में भी नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, और यहीं पर साहित्य अकादमी का काम बहुत अहम हो जाता है। बहुत अहम। अकादमी ने 2025 के लिए युवा और बाल पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए युवा पुरस्कार मिला। ये घोषणा हमें भारत के साहित्यिक जमीन के बारे में क्या बताती है? ये हमें भारत की सबसे बड़ी ताकत, यानी हमारी भाषाई विविधता की झलक देती है। पार्वती तिर्की को यूनी के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन साथ ही अंग्रेजी के लिए अद्वैत कुट्टारी, तमिल के लिए लक्ष्मीहार और तेलुगु के लिए प्रसाद सूरी जैसे लेखकों को भी सम्मानित किया गया। कुल 23 युवा और 24 बाल पुरस्कार। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये दिखाता है कि अकादमी देश के हर कोने से, हर भाषा से साहित्यिक प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें एक राष्ट्रीय मंच दे रही है। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलना किसी भी युवा लेखक के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। बहुत बड़ा। आप सोचिए, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। तो जब आपको अकादमी से वो तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलता है, तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं होता, ये एक तरह से आधिकारिक मोहर है। सही कहा। ये भारत के साहित्यिक परिवार में आपका आधिकारिक स्वागत होता है। ये एक युवा लेखक के करियर को बदल सकता है, उन्हें वो पहचान दिला सकता है जिसके वो हकदार है। शब्दों की दुनिया भी कमाल की है। एक तरफ साहित्य है, तो दूसरी तरफ एक एक अक्षर की सटीकता। हाँ, और ये हमें हमारे अगले विषय पर लाती है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। बिल्कुल। 2025 में टेक्सास के 13 साल के फैजान जाकी ने यह खिताब जीता। उनकी जीत में एक फिल्मी कहानी छुपी है। हाँ, ये सचमुच कमाल की कहानी है। फैजान पिछले साल दूसरे स्थान पर रहे थे। हार के इतने करीब आकर अगले साल वापस आना और जीतना, इसके लिए असाधारण दृढ़ संकल्प चाहिए। इतिहास में वे ऐसा करने वाले सिर्फ 5वें स्पेलर हैं। और उन्होंने कौन सा शब्द स्पेल किया था आखिर में? उन्होंने 21वें राउंड में एक लेरसिस्मिन शब्द की सही स्पेलिंग बताई, जो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है स्पष्टीकरण या ज्ञानोदय। वाओ, ये भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा पल है। 1999 में नुपुर लाला के जीतने के बाद से ये एक चलन सा बन गया है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये एक दिलचस्प सामाजिक घटना है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि भारतीय अमेरिकी समुदाय में शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता पर बहुत जोर दिया जाता है। और शायद एक सामुदायिक प्रयास भी है। बिल्कुल, ये एक सामुदायिक प्रयास बन गया है, जहां पिछले विजेता और परिवार नए प्रतिभागियों को तैयार करने में मदद करते हैं। ये प्रतियोगिता, जो 1925 में सिर्फ 9 बच्चों के साथ शुरू हुई थी, आज इस समुदाय के लिए एकेडमिक शक्ति और मेहनत का प्रतीक बन गई है। और भारतीय प्रतिभा अब सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ रही है, खासकर रचनात्मक क्षेत्रों में। बिल्कुल। फिल्म डेसीओन ने 2025 में एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में जूरी पुरस्कार जीता। एनएससी को एनिमेशन का कांस कहा जाता है, लेकिन क्यों? इसे एनिमेशन का कांस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित एनिमेशन फेस्टिवल है। अच्छा। यहाँ जीतना मतलब ऑस्कर जीतने जैसा है। यहाँ दुनिया भर के स्टूडियो, निर्माता और निर्देशक आते हैं। तो जब सुरेश एरीवाड की डेसीयून यहाँ सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का पुरस्कार जीतती है, तो यह पूरी दुनिया को बताता है कि भारतीय एनिमेशन अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। और इस फिल्म की सफलता का एक सिरा, मैंने पढ़ा, भारत सरकार की एक पहल से भी जुड़ता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। सुरेश एरीवाड ने खुद अपनी सफलता का श्रेय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल को दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब सरकार सही मंच और समर्थन प्रदान करती है, तो देश की रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक उड़ान भरने में मदद मिलती है। ये सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं है, बल्कि एक सही नीति और उसके सफल कार्यान्वयन का भी नतीजा है। रचनात्मकता जहां समाज को प्रेरित करती है, वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य उसे बचाता है। और इस क्षेत्र में भारत को एक बड़ा वैश्विक सम्मान मिला। हाँ, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार। जी, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ये पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है?
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ अच्छी मंशा या नीतियां बनाने के लिए नहीं दिया जाता। ये उन देशों को मिलता है जो तंबाकू नियंत्रण के सिद्ध उपायों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। और भारत के साथ और कौन से देश थे? भारत को मॉरिशस, मेक्सिको और यूक्रेन जैसे देशों के साथ ये सम्मान मिलना इस बात का सबूत है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। और इसके पीछे ब्लूमबर्ग परोपकार जैसी संस्था का होना भी मायने रखता है। बिल्कुल, ये संस्था 150 देशों में काम करती है और उन्होंने इस मौके पर $20 मिलियन के एक नए एक्सेलरेटर फंड की भी घोषणा की। ये दिखाता है कि कैसे निजी परोपकार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। तो ये सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का हिस्सा है। और इंसानों के स्वास्थ्य की बात हो तो हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को कैसे भूल सकते हैं? 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार आचार्य प्रशांत को दिया गया। ये पुरस्कार अपने आप में काफी अनूठा है। बहुत अनूठा, क्योंकि ये पुरस्कार पर्यावरण जागरूकता को आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ जुड़ने के लिए दिया गया। ये एक अलग नजरिया है। ताकि चश्मे से देखते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत इसे वेदांत और दर्शन के साथ जोड़ते हैं। उनका मानना है कि जब तक इंसान आंतरिक रूप से शांत और स्पष्ट नहीं होगा, वो बाहरी दुनिया यानी प्रकृति का सम्मान नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से समस्या की जड़ पर काम करने जैसा है। सही कहा, वो एक दार्शनिक है। 160 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ऑपरेशन 2030 जैसी राष्ट्रव्यापी पहल भी शुरू की है। हाँ, युवाओं को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल। तो ये पुरस्कार उनके काम के दोनों पहलुओं, बौद्धिक और व्यावहारिक, को मान्यता देता है। ये इस बात का संकेत है कि पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई अब एक नए गहरे स्तर पर लड़ी जा रही है। पर्यावरण की बात हो रही है तो चलिए आसमान की ओर चलते हैं, लेकिन इस बार एक अलग नजरिए से। ठीक है। 2025 में एक बार फिर कतर एयरवेज को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन चुना गया। ये 9वीं बार है। लेकिन इस वैश्विक रैंकिंग में भारतीय एयरलाइंस की कहानी क्या है? और यही सबसे दिलचस्प सवाल है। इसमें 2 अलग-अलग कहानियां हैं। पहली कहानी बहुत सकारात्मक है। वो क्या है? इंडिगो को दुनिया की तीसरी सबसे अच्छे कम लागत वाली एयरलाइन का दर्जा मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि भारत बजट यात्रा के क्षेत्र में एक वैश्विक चैंपियन बन रहा है। लेकिन दूसरी कहानी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, जब हम फुल सर्विस एयरलाइंस की बात करते हैं तो कोई भी भारतीय एयरलाइन टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। दूसरे स्थान पर सिंगापुर एयरलाइंस रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ केबिन क्रू का खिताब भी जीता। तो ये एक चुनौती है। ये भारतीय फुल सर्विस एयरलाइंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या ये सेवा की गुणवत्ता का मुद्दा है, या खाड़ी देशों की एयरलाइन से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा, या फिर कुछ और? इस पर उन्हें गंभीरता से सोचना होगा। एयरलाइंस हमें फिजिकली कनेक्ट करती हैं, लेकिन आज के दौर में डिजिटल कनेक्शन भी उतना ही जरूरी है, खासकर पैसों के मामले में। बिल्कुल। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड मिला। ये सिर्फ एक और बैंकिंग अवार्ड है या इससे कुछ बड़ा है? नहीं, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पुरस्कार उस मॉडल को मान्यता देता है जो भारत में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला रहा है। IPPB सिर्फ एक बैंक नहीं है। ये डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है ना? हाँ, 2 लाख से ज्यादा डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग लेकर जा रहे हैं। इसमें इंडिया स्टैक की भी बड़ी भूमिका है, जिसका जिक्र अक्सर होता है। ये है क्या असल में? इंडिया स्टैक को आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेट मान सकते हैं। इसमें आधार, UPI और eKYC जैसी सरकारी तकनीकें शामिल हैं। IPPB इनका इस्तेमाल करके बिना कागज और बिना कैश के किसी भी गांव में तुरंत बैंक खाता खोल सकता है। और ये 13 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये पुरस्कार सिर्फ एक बैंक का नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन के सफल मॉडल का सम्मान है। भारत की ये सफलताएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जा रही हैं, और ये हमारे आखिरी सम्मान में साफ झलकता है। हाँ, जो प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III के रूप में मिला। यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक सम्मान है। इसका नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस III के नाम पर रखा गया है। लेकिन इस सम्मान को पूरी तरह समझने के लिए साइप्रस की भू राजनीति को समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि साइप्रस एक बंटा हुआ द्वीप है। बिल्कुल। और उसकी राजधानी निकोसिया दुनिया की एकमात्र
विभाजित राजधानी है। ये तथ्य ही हैरान करने वाला है। तो इस सम्मान का क्या मतलब है इस संदर्भ में? देखिए, एक तरफ है साइप्रस गणराज्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और दूसरी तरफ उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य जिसे सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। तो जब भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइप्रस गणराज्य से ये सम्मान मिलता है, तो ये तुर्की के साथ भारत के जटिल संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश भी देता है। अच्छा, यह पुरस्कार एक जटिल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। तो साहित्य से लेकर डिजिटल बैंकिंग और कूटनीति तक इन सभी पुरस्कारों की इस पड़ताल के बाद हम क्या बड़ी तस्वीर देख सकते हैं? ये हमें क्या बता रहे हैं? एक पैटर्न बहुत साफ है। ये पुरस्कार सिर्फ उपलब्धियों का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि ये बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। आईपीबीबी का पुरस्कार भारत में जमीनी स्तर पर हो रहे वित्तीय समावेशन की कहानी कहता है। और डैसीऊन की जीत? डैसीऊन की जीत वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती रचनात्मक शक्ति को दिखाती है। और आचार्य प्रशांत का पुरस्कार ये बताता है कि पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मुख्यधारा में आ रहा है। बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें बता रहे हैं कि उत्कृष्टता को कहाँ पहचाना जा रहा है और भविष्य किन दिशाओं में जा सकता है। ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, बल्कि ये भविष्य के संकेत भी हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और आगे के लिए एक विचार ये है, आज हमने जिन पुरस्कारों की बात की वे सभी स्थापित संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं, लेकिन सोचिए भविष्य के पुरस्कार कैसे होंगे? क्या वे क्राउड सोर्स्ड होंगे जहां जनता तय करेगी कि विजेता कौन है, या उन्हें कोई एआई तय करेगा, या फिर उनका एकमात्र पैमाना ये होगा कि किसी व्यक्ति या संगठन ने समाज पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाला है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।